फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही एलपीएस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग की सभी इच्छाएं पूरी हो, यही हमारी कामना है। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में प्रावधान है नागरिकता के बारे में। और इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो था 1 से 4 तक अनुच्छेद हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने राज्य पुनर्गठन आयोग भी कंप्लीट कर लिया था और भारतीय जो देशी रियासतें थी उनका विलय किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग नागरिकता को देखते हैं। नागरिकता की अगर बात करते हैं तो भारतीय नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है। जिस तरीके से अच्छा यूएसए में क्या है? यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तो यूएसए की और प्लस उस राज्य की। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अच्छा, अब जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। 5 से 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन में ऐसा आता है। अब बढ़ते हैं आगे। जो भारतीय नागरिक होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मत देने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 326 में है, और चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगली बात है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको भारतीय नागरिक होना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 29 और 30, आपको पता है भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको अपनी रुचि के हिसाब से अगर कोई संस्था स्थापित करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन भारतीय अल्पसंख्यक, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप आ जाइए अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, रंग, इन सबको लेके भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ विशेष अधिकार। साथ ही कुछ भारतीय नागरिकों के कर्तव्य भी है। कर्तव्य की बात करें तो 51 का, 51 का, ठीक है। इसमें कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए, 11वां जोड़ा गया था, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। चलिए खैर, अब जो कर्तव्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय नागरिकों का क्या कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, और यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, टैक्स पे करना, यानी कर भुगतान करना, और ध्यान से सुनिए, सार्वजनिक पदों यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता और क्या कहते हैं, महान्यायवादी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सब के लिए, इन सब पदों के लिए योग्यता का अधिकार रखता है, ठीक है। कौन? भारतीय नागरिक। इतनी बात समझ में आई। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की और पूर्ण और समान सदस्यता से है, साथ ही कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव, मतदान, लोक नियोजन, विषय के अवसर की समता, धर्म, नस्ल, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के, लिंग के आधार पर विभेद, और वाक और अभिव्यक्ति। अच्छा, ये वाक और अभिव्यक्ति किसमें आता है आपको पता है? अनुच्छेद 19। वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करना, किसी भाग में बस जाना, कोई ये वृत्ति करना, व्यापार करना, है ना, और संघ बनाना, ये सब किसको आर्टिकल 19 किसको मिल रहा है? भारतीय नागरिकों को, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आर्टिकल 29 एंड 30। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल भी एक तरफ से लिख देती हूँ। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 326, ये सब भारतीय नागरिकों को स्पेशली मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगली बात पे। देखिए, जो नागरिकता है, ये जो 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है, इसमें भारत की नागरिकता मतलब आप भारत के नागरिक हैं, बस इतनी बात कही गई है। भारत की नागरिकता मिलेगी
मतलब उसके अर्जन के लिए और उसकी समाप्ति के लिए अगर कोई कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। जैसे कि आपको पता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 वो लाया गया, उसके बाद उसी को अमेंड कर करके 1986 में फर्स्ट टाइम किया गया था। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं 5 से 11 तक को। 5 में क्या दिया गया है? 5 में ये कहा गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि स्टार्टिंग में, कब स्टार्टिंग में? जब आपका संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 से 11 यह सिर्फ उन लोगों की पहचान जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने, नागरिकता के संबंध मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी कि ये कह रहा है कि भारत के नागरिक बने जब संविधान लागू हुआ। 5 अनुच्छेद 5 यही बोल रहा है। ठीक है, 5 से 11 क्या बोल रहा है कि यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। बट अगर ये बोलना है कि भाई नागरिकता के संबंध में कोई व्यवस्था बनानी है, कोई कानून लेके आना, तो वो कौन बनाएगा? वो सिर्फ संसद बनाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद के पास कोई पार नहीं है। अब आ जाइए, संसद नागरिकता अधिनियम 1955 लेके आया था। अब आगे बढ़िए, अनुच्छेद 5 की अगर बात करें, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 शर्तें थी। यहाँ पे अनुच्छेद 5 कह रहा है कि भाई नागरिकता के संबंध में, और उसमें भी 26 जनवरी 1950। ठीक है, कैसे? एक तो भारत में कोई जन्मा हो उसको नागरिकता मिल जाएगी, अनुच्छेद 5 कह रहा है। फिर कह रहा है माता पिता, अगर उसके पेरेंट्स में माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक रहा हो तो ले लेगा वो नागरिकता, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत में निवास किया हो। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? नागरिकता से संबंधित बात कर रहा है, उसमें भी ये 3 शर्तें रखा हुआ है। 3 शर्तें ये रखा हुआ है, एक तो बोल रहा है मम्मी पापा, उसके जो पेरेंट्स है उसमें से एक भारत का नागरिक रहा हो उसके जन्म के समय, भारत में दूसरी बात भारत में जन्म हो। तीसरी बात कह रहा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले, ये जो संविधान लागू हुआ 1 जनवरी 1950 को, तो उससे 5 वर्ष पूर्व वो भारत में निवास किया हो। ठीक है, तो ये 3 शर्तें इसमें हैं। अनुच्छेद 6 बोल रहा है ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन किया हो, पाकिस्तान से अब वो भारत में आया हो, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता, अब ऐसा कोई व्यक्ति जैसे कोई एक्स आदमी है, वो क्या किया, पाकिस्तान से भारत आ गया। जब वो भारत में आया तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? या तो उसके मम्मी पापा यानी कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या दादा दादी उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, कोई एक मतलब भारत में जन्मा हो। 19 जुलाई, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 पूर्व में स्थानांतरित हुआ, यानी कि 1948 से पहले वो गया हो। ठीक है, तो ऐसे में भी नागरिकता मिल सकती है। तो अनुच्छेद 6 हो गया। अब आ जाइए अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, 6 में एक और चीज है। एक तो कह रहा है पूर्व में गया, और दूसरी बात 19 जुलाई 1948 के बाद, एक तो पहले की बात कर दिया वो भी अप्लाई कर सकता है, और दूसरी बात 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवेशन किया हो, नागरिकता के लिए पंजीकृत करेगा, बशर्ते कुछ शर्त है कि 6 माह का निवास, यानी कि अगर आपको ये करना है, प्रार्थना पत्र देना है, तो आपको 6 महीने तक निवास करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए, अब पहले तो उसने बोला कि पाकिस्तान से क्या हुआ, भारत आ गए, उसमें कुछ शर्तें रख दी। 19 जुलाई 1947 के पहले स्थानांतरित और उसके बाद स्थानांतरित, उसमें भी उन्होंने बोला कि 6 माह तक यहाँ रहना है। फिर वो कह रहा है, अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भाई 1 मार्च 1947 के बाद अब क्या हो रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए हैं, अब वो क्या किए हैं, इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आ गए, वहां से फिर वापस आना चाह रहे हैं। तो वो जब वापस आ गए तो व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के बाद अगर उनको जो है ये पंजीकरण करवाना है तो 6 माह भारत में निवास करने का। एक ही चीज है, पहले में बस ये याद रखिएगा कि यहाँ से क्या कहते हैं, अभी भारत से पाकिस्तान आए हैं, भारत से पाकिस्तान गए थे और फिर वापस आ गए, और पहले क्या था, पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, बाकी 6 माह का ये कॉमन है दोनों में।
8 की बात करते हैं। भारतीय मूल के ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार है, ऐसे लोगों को नागरिकता का जो भारत के बाहर निवास कर रहे हो। अब भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, लेकिन उसमें है क्या कि भाई माता पिता भारतीय हो, उनके माता पिता भारतीय हो, तो ऐसे लोग आ सकते हैं, भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 9 कहता है, अच्छा माता पिता में से दोनों की जरूरत नहीं, मतलब दोनों में से एक कोई हो। अब अनुच्छेद 9 की बात करिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि भारत में एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता को अपनाते हैं तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर आप कहीं और की नागरिकता ये करते हैं। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो नागरिकता अधिकारों की निरंतरता बनी रहेगी। अब नागरिकता के जो अधिकार है वो बना रहेगा जब तक कि कोई, अच्छा वो बनी रहेगी बिल्कुल, लेकिन जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम ना कर दे, ठीक है, तब तक वो बनी रहेगी। अब आ जाइए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि भाई अगर कोई कानून बनाना है, कोई विधि लेके आना है नागरिकता से संबंधित, तो संसद नागरिकता अर्जन, यानी अगर आपको नागरिकता अर्जित करनी है तो, या उसे समाप्त करनी है तो उसके लिए कौन कानून बनाएगा, उसके लिए संसद बनाएगी कानून, अनुच्छेद 11 कहता है। और अन्य विषयों पे भी नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और संसद के बारे में 79 से 122 तक में प्रावधान है। चलिए, नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 5 तरीके से नागरिकता दी मिलेगी। पहला है जन्म। अब एक बात बताइए, व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने या बाद, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, उससे पहले या उसके बाद जन्म हुआ हो उसको नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आया, बड़ा सिंपल सा है। फिर इसी में पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1986 में, और इसमें यह बोला गया कि माता पिता कोई एक जन्म के समय, जब वो जन्मा हो व्यक्ति, तो उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें ये बात बोली गई 1986 में, और ये पहला अमेंडमेंट था, इसको रट लीजिएगा। 1986 फर्स्ट अमेंड किया गया था, 1955 को फर्स्ट टाइम। फिर 2003 में फिर से इसको कर दिया गया अमेंड। इसमें फिर ये बोला गया कि नागरिकता अवैध नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया, नागरिकता अवैध नहीं होनी चाहिए, यानी माता पिता में से एक भारतीय नागरिक तो है ही, प्लस ऐसा नहीं कि जो दूसरा भारतीय नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का नागरिक है, तो वहां पे ऐसे ही फर्जी तरीके से उसने अपनी नागरिकता ग्रहण की हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, ये बात इसमें 2003 में बोली गई। अब ये पहली बात समझ में आ गई, जन्म से, यानी कि अगर वो संविधान लागू होने के पूर्व या बाद में जन्मा है तो उसे मिलेगी, बस। फिर उसके बाद क्या किया गया, ये ठीक नहीं था, तुरंत ही क्या किया गया कि भाई पहली बार इसको 1955 वाले को अमेंड किया गया 1986 में, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1986, माता पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक हो। फिर भी इसको दोबारा से किया गया 2003 में अमेंड, और उसमें यह बोला गया कि इतने से भी काम नहीं चलेगा, नागरिक तो हो, अगर माता पिता में से एक नागरिक है ठीक है, लेकिन जो दूसरा है अगर किसी अन्य देश का, वहां की भी, मतलब दोनों की नागरिकता बिल्कुल ही वैध होनी चाहिए, फर्जी तरीके से नहीं होनी चाहिए। वंश के आधार पर यानी जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले, उसके बाद तो है लेकिन इसके पहले भी है, ठीक है, 92 के पहले व्यक्ति के पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक रहे। अब ये पिता की बात कर रहे हैं, वंश के आधार पर पिता की बात कर रहे हैं कि पिता भारतीय नागरिक होंगे तो ही मिलेगी, लेकिन इसमें भी ठीक नहीं था ये कानून। तो 1992 में 1992 दोनों, ये जो 10 दिसंबर 1992 है, इससे याद रखेगा 1992 में ही अमेंड किया गया, और इसमें ये बोला गया कि ना केवल पिता
माता पिता में से कोई भी एक है तो नागरिकता मिलेगी। समझ में आया? पहले क्या था कि केवल पिता के वंश के आधार में क्या था, पिता को ही लिया जा रहा था कि पिता अगर भारत के नागरिक है तो ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। 1992 में इसमें संशोधन किया गया और बोला गया कि नहीं भाई, माता पिता में से कोई एक है तो नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए तीसरी बात, पंजीकरण की बात करते हैं। नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन से पहले, अगर आप नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उससे पहले 7 वर्ष, ऐसा नहीं है कि आए और आपने आवेदन कर दिया, आप 7 ईयर्स यहाँ रहिए, उसके बाद आप जाके आवेदन कर सकते हैं। समझ में आया? 7 ईयर्स याद रखिएगा। भारतीय व्यक्ति, अगर आप भारतीय व्यक्ति से शादी भी कर लिए हैं और ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि तभी भी आपको 7 वर्ष रहना पड़ेगा, दोनों ही परिस्थितियों में। इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक उद्देशीकरण, अब किस तरीके से 8th शेड्यूल आपको पता, 8वीं अनुसूची, स्टार्टिंग में कितनी सूचियां थी? 8 ही थी और बाद में 4 और जोड़ी गई थी। तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि पहले 14 थे, अभी वर्तमान में 22 है। तो उन लैंग्वेजेस का अच्छा ज्ञाता हो, उनमें से जरूरी नहीं है कि 22 के 22 आनी चाहिए, उनमें से कुछ लैंग्वेजेस का, अब 22 किसी को पता नहीं आती भी होगी, तो उनका ज्ञाता होना चाहिए, तो उसको, और प्लस साहित्य, शिक्षा, कला और विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित व्यक्ति, उसके लिए 10 ईयर्स का टाइम दिया जाता है, वो भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ओके, अब आ जाते हैं समाप्ति की बात करते हैं। समाप्ति की बात करते हैं, किस तरीके से नागरिकता, एक तो होती है स्वैच्छिक, एक होती है बर्खास्ती, एक होती है वंचित। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति नागरिक है जो वो पूर्ण आयु और क्षमता का है, बिल्कुल समझदार व्यक्ति है, बेवकूफ नहीं है, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, वो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो भारत की नागरिकता का वो त्याग कर देगा। वो बोलेगा भैया हम यहाँ पे, जैसे वो कनाडा चला गया और उसने वहां की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता वो बोलेगा अब मुझे नहीं चाहिए, मैं वहीं पे रहूंगा। बर्खास्तगी में क्या हुआ, यहाँ पे स्वैच्छिक त्याग किया है। यहाँ पे क्या होता है कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता, अब उसी आदमी को उठा लीजिए, उसने कनाडा का तो ले लिया, लेकिन देश की नागरिकता भी चाहता है कि यहाँ की भी रखूं, वहां की भी रखूं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो देश की नागरिकता स्वीकार करता है तब लागू नहीं होगा जबकि भारत, अच्छा ये कब लागू नहीं होगा बर्खास्तगी वाला, कि जबकि भारत युद्ध में व्यस्त हो, तब नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता लेता है और ये बात पता चलती है तो यहाँ की नागरिकता अपने आप मतलब बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है, केंद्र सरकार उसे क्या करेगी, बर्खास्त कर देगी। वंचित की अगर बात करें, अच्छा एक बात बताइए, फर्जी तरीके से आपने नागरिकता ग्रहण कर ली है, एक तो ये होगा, दूसरा संविधान का अनादर आपने कर दिया, ये होगा। युद्ध दौरान अगर आप शत्रु से जाके मिल लिए हैं तब भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद बिना सूचना भारत से, बिना बताए आप भारत से गायब हो गए हैं, कितने साल तक, 7 वर्ष तक, तो यहाँ की नागरिकता आपकी गई, ठीक है। पंजीकरण, अब आपने पंजीकरण किया और पंजीकरण के 5 वर्ष के दौरान व्यक्ति किसी भी देश द्वारा अगर उसे 2 वर्ष की कैद दे दी गई है तो वो भी नहीं कर सकता है, तो उस वंचित कर दिया जाएगा। तो ये समाप्ति थी, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचित। तो ये था नागरिकता, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और एक बार फिर से आप सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।